नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। आज हम नीट और मेंस के लायक जो क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर के, वो हम डिस्कस करेंगे। एक और हमने लेक्चर बनाया था इलेक्ट्रोस्टैट का, तो आप इलेक्ट्रोस्टैट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके वो चेक कर सकते हैं। तो आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चंस को बहुत ढंग से सुनना और क्वेश्चंस के कंसेप्ट को भी ढंग से सुनना, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक रिंग है, ठीक है? देयर इज अ रिंग, इसकी जो रेडियस गिवन है दैट रेडियस इज 0.5 मीटर। रेडियस 0.5 मीटर है और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वैल्यू है 1 कूलम, ठीक है? अब जो क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट उस पर ध्यान दो। क्वेश्चन में कहता है कि इस रिंग में एक गैप है, देयर इज अ गैप। इस रिंग में एक गैप है और उस गैप की जो डिस्टेंस है वह गिवन है 0.002 पाई मीटर। रिंग में जो गैप गिवन है ये वाला वो है 0.002 पाई मीटर। अब क्वेश्चन कहता है कि सेंटर पॉइंट पर, इसके सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आया? वही सबसे मेन होता है। जो फर्स्ट थॉट आता है क्वेश्चन करने के लिए वही सबसे मेन होता है। अब आपको ये समझना है कि रिंग अगर कंप्लीट होती तो क्या होता, ठीक है? इसको याद रखना कि कितनी वैल्यू गिवन है गैप की। गैप गिवन है इक्वल्स टू 0.002 पाई मीटर। जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग है ये, ठीक है? अब आप समझो कि आपको करना क्या है, क्वेश्चन कैसे होगा। अगर मान लो ये रिंग कंप्लीट होती, ये मान लो रिंग है कंप्लीट, ठीक है? इस पे भी मान लो मैंने चार्ज पटक दिया, ये रहा। ध्यान देना, नेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 मिलती है। बोलो हाँ कि ना? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हर एक चार्ज के लिए एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है, वह चार्ज जो कि अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर मान लो मैं इस वाले चार्ज की बात करता हूं तो इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। अगर मान लो इसने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस किया तो ये इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर यहां पर कोई चार्ज रखा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा तो इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे बनेगा। इसका मतलब हर एक चार्ज के लिए, सेंटर की बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर चार्ज होता, रिपीट, अगर यहां पर चार्ज होता तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है इस पे जो चार्ज पड़ा होता वो ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, ये वाला चार्ज इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 ही मिलता। इसका मतलब, अब आप कंसेप्ट पाइए, इसका मतलब कि अगर ये चार्ज यहां नहीं है, जैसा कि इसने बोला है कि यहां पर गैप है, तो अगर यहां पर गैप है इसका मतलब कि जो यहां पर पड़े रहने वाला चार्ज है जो कि इसको यहां पर पड़े हुए चार्ज के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, उसकी वजह से अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्योंकि इनको कैंसिल करने वाला चार्ज तो है ही नहीं, यहां पर तो क्या है, गैप है। इसका मतलब कि ये चार्ज टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बाकी सब के लिए कहीं ना कहीं इन इसके लिए तो ये है, लेकिन बाकी सब के लिए क्या है,
कहीं ना कहीं ऐसे चार्ज पड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो कि इस पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा। कौन से पार्ट का? इस वाले पार्ट का तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला पार्ट बच गया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करने वाला यहाँ पर चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाला चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये तो है कंसेप्ट। अब करना कैसे? अब करना किससे? हमें करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी से। आइए देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा? अगर मैं टोटल की बात करूं तो Q बाई एल, यस और नॉट? लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई एल। तो यहाँ पर Q कितना है? Q गिवन है हमें 1 कूलम। टोटल चार्ज कितना है? 1 कूलम। तो हमने लिख दिया 1 कूलम अपॉन एल। रेडियस है 0.5, तो इसकी एल कितनी होगी? क्या लिखूं? 2 पाई आर। आर कितना? 0.5। 1 कूलम अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब मेरे पास ये हो गया पर यूनिट लेंथ का चार्ज। ये वैल्यू मुझे किसका दे रहा है? पर यूनिट लेंथ का चार्ज। मेरे को कौन सी लेंथ का चार्ज चाहिए? मुझको इस लेंथ का चार्ज चाहिए, और ये लेंथ है कितनी? 0.002 पाई मीटर। 0.002 पाई मीटर। क्यों? क्योंकि इसके बराबर वाला ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बाकी तो सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे को इस लेंथ का चार्ज चाहिए, और पर यूनिट लेंथ का चार्ज ये है, तो मैं क्या निकाल लूं? मैं क्या निकाल लेता हूं? DQ। तो DQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 1/2 पाई मल्टीप्लाई में 0.5, और कितनी वैल्यू गिवन है? मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी है? 0.002 पाई। मैंने आपको बहुत पहले एक बात बता रखी है, बेटा जहां भी फंसोगे यूनिट तो बड़ा क्रूशियल गेम खेलेगी। तो आप उस चीज को, जो मैंने कंसेप्ट दिया, आप उनको भूलेंगे नहीं। कैसे? यहाँ पर है कूलम, ध्यान दो। यहाँ पर है 2 पाई आर मीटर। यहाँ पर ये भी क्या है? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, क्या मिल गया? चार्ज। मेरे को चार्ज ही तो ढूंढ रहा हूं मैं कि कितना चार्ज है यहाँ पर, कितना चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? चार्ज और डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमें पता है, क्या निकालना है? केवल चार्ज। तो अब हम चार्ज निकाल रहे हैं, तो ये अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा? चार्ज। छोटी सी कैलकुलेशन, क्या? पाई से पाई कैंसिल करो, हटाइए, पाई से पाई। ठीक, इसको रिमूव कीजिए। यहाँ पर 10 की पावर 3, 0.002 10 की पावर 3। ठीक है, ये 0.002 10 की पावर 3। ठीक है, अब क्या होगा? 0.002 10 की पावर 3, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, ये लीजिए। यहाँ पर है 0.5। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। DQ इक्वल्स टू, इसको अब वो मूव किया, 10⁻³ अपॉन 0.5। तो 0.5 लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। 0.5 को 0.5 बाई 10 की पावर -1 ऊपर मूव करो, कितना हो जाएगा? 10⁻³ प्लस 1 -2 अपॉन 5। 10⁻² अपॉन 5। ठीक है, ये प्रोसेस क्लियर है? मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसे हटा रहा हूं। तो वैल्यू मिली मुझे DQ की, DQ इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, क्योंकि 1/5 0.2 इंटू 10⁻⁻2, या फिर DQ इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन करके हमने DQ मतलब कि कौन सा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अपने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए? केवल और केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? जनरली फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू KQ/R²। अब मेरी बात बताइए, सेंटर की बात हो रही है, तो ये वाला चार्ज यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत बड़ा नहीं है, वो छोटा सा है, 0.002 पाई, बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो डिस्टेंस कितनी? R। तो इसका मतलब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए R अपन को पता है 0.5। तो अब अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू K। Q मतलब कि DQ लिख लो, चाहे Q लिख लीजिए, DQ लिख लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये लिख लीजिए
के की वैल्यू ई इक्वल्स टू के ड्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के कितना है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन आर कितनी है रेडियस डिस्टेंस 0.5, तो 0.5 का मतलब है 5 इंटू 10 टू पावर -1 का स्क्वायर, यस और नॉट। 0.5 मीटर है तो 5 10 टू पावर -1 का स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 2 18 इंटू 10 टू पावर 9 -3 अपॉन 25, यहाँ आएगा 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा +2, ठीक है। 18/25, 10 की पावर 9, यहाँ पर -3, अब वो मूव करेंगे 10 की पावर कितने तक -2, ऊपर जाएगा तो +2, 9 10 11, 10 की पावर 8, 18/25, ठीक है। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 18/25 इंटू 10 टू पावर 8, और 18/25 की वैल्यू इज अराउंड 0.72 कर 0.72 इंटू 10 टू पावर 8 या फिर 7.2 इंटू 10 टू पावर 7, ठीक है जी। तो ये आपका किसकी वैल्यू निकाली अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो छोटा सा पार्ट है, तो किसको कैंसिल करने के लिए पार्ट नहीं है, तो इसका अपन ने निकाले चार्ज, जो प्रोसेस है उसको याद रखना, इसका निकाल लिया अपन ने चार्ज, और इस चार्ज की वजह से इस r डिस्टेंस पर, क्योंकि यही वो चार्ज है जिसको यहाँ पर पड़े रहने वाला चार्ज डिस्ट्रॉय या फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं कर पाया, बाकी सबका कोई ना कोई अपोजिट है जो एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर देंगे। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करने के लिए यहाँ पर चार्ज होना चाहिए था, जो नहीं है, इसीलिए हमने क्या निकाल लिया, इस पर पड़ा टोटल चार्ज किससे, लीनियर चार्ज डेंसिटी से, और E इक्वल्स टू k बार इसको लगा के क्या निकाल लिया अपन ने आंसर 7.2 इंटू 10 पावर 7 या फिर 0.72 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो बस फर्स्ट थॉट जो दिमाग में आए वो सही आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 आइडेंटिकल क्या है स्फीयर, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स है, ठीक है, तीनों की रेडियस r है, और तीनों इस तरह से रखे हुए हैं कि एक स्फीयर बाकी 2 स्फीयर को टच करता है। आई रिपीट, 3 आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, एक जैसे, ठीक, इस तरह से रखे हुए हैं कि एक स्फीयर बाकी 2 स्फीयर को टच करता है, हर एक स्फीयर की रेडियस r है, इनके ऊपर जो चार्ज है या फिर इनमें जो चार्ज है वो है q, सब पे तीनों पे q है, तो बाकी 2 स्फीयर की वजह से किसी एक स्फीयर पे क्या निकाल लो, नेट फोर्स निकाल, ठीक है। बाकी 2 स्फीयर की वजह से जो हमारे पास जो तीसरा स्फीयर है उस पर क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। ये अपने पास क्वेश्चन है कि 3 आइडेंटिकल्स क्या है, स्फीयर है, तो 3 आइडेंटिकल स्फीयर को कैसे रख सकते हो आप, जो एक दूसरे को टच करें, तो एक ही ज्योमेट्री बनती है, 1 2 टच करते हो कुछ ऐसा, हाँ टच करते हो। अब इसके अलावा और कोई ज्योमेट्री नहीं बन सकती इनकी। अब आप देखिए, एक स्फीयर बाकी 2 स्फीयर को टच करना चाहिए, ठीक है, इन सब पे आइडेंटिकल है, जैसे चार्जेस की वैल्यू q है, तो सीधी सी बात है इनकी जो रेडियस है वो कितनी गिवन है r। अब आपका क्वेश्चन का आंसर शुरू हो चुका, ध्यान दीजिए, r कितनी हो गई 2r, एज द सेम में ये कितने होने वाली है 2r टोटल, और ये भी कितने होने वाली है 2r, ठीक है। टच होंगे तो r और r 2r, ये भी कितनी होगी 2r, ये भी कितनी होगी 2r। इसका मतलब कि ट्राइंगल कौन सा बन गया, दैट्स द मेन पॉइंट। बस
ट्रायंगल कौन सा होना है? इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज। और अगर मान लो इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, तो अगर मैं इस वाले पर नेट फोर्स निकालता हूँ बाकी दो की वजह से, तो भाई ये वाला इस पर कहाँ फोर्स लगाएगा बताओ मेरे को। तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको आपने मान लिया F1, ठीक है। ये वाला इस पर फोर्स कहाँ लगाएगा, कितना लगाएगा, F2। अब F1 और F2 निकालने अपन को, नॉट अ बिग डील, के क्यू इनटू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू इनटू टू अपॉन आर स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r हो गया। लेकिन बात ये है कि ये वाला एंगल चाहिए मेरे को, आई जस्ट रिक्वायर दैट एंगल थीटा, कि ये एंगल कितना होगा। अब आपको केवल यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है कि ये एंगल कितना होगा, नॉट अ बिग डील, बिकॉज आप देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होते ही ये सारे एंगल कितने हो चुके हैं, 60 डिग्री। तो क्या है, 2r 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा थीटा अपना, 60 डिग्री। बस क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड स्फीयर, ठीक है। फोर्स निकाल लें, चलिए। तो पहले मैं F1 और F2 अगर मैं देखूं तो F1 और F2 दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज सेम है Q, और डिस्टेंस भी क्या है, 2r, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन 2r का स्क्वायर। क्या बनेगा, K Q स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। अच्छा, अब मान लो F1 और F2 60 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री, यही तो होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट निकालने का यही तरीका है, ठीक है। डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। डायग्राम में क्या है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो मेन क्या था, इसमें कंस्ट्रक्शन इसकी मेन थी, ठीक है। आप केवल कैलकुलेशन करनी है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, आप उससे नहीं हटेंगे जो मैंने आपको आज से सिखाया है। क्या, अब यहाँ पर वैल्यू रखने से अच्छा है कि मैं इस वैल्यू को क्या मान लूँ, x, इस वैल्यू को मैं x मान लूँ, क्योंकि मुझे पता है F1 और F2 दोनों ही क्या है, बराबर है। अब x मान के रखो, देखो क्वेश्चन करने में नहीं लगेगी एक सेकेंड, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 60, cos 60 की वैल्यू बोलो फटाफट से, cos 60 कितना, 1/2, हटाइए, 2 से 2 कैंसिल, बताओ फटाफट कितना होगा, यहाँ लिख देता हूँ, कितना होगा आपका, हो गया ये रूट 3x, x स्क्वायर 3x स्क्वायर का रूट 3x, x की वैल्यू क्या है, ये उठा के रख दो, विद द सेकंड यू विल गेट द आंसर। इतनी बड़ी वैल्यू को रखते तो आपसे क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं होता। K Q स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इज गोइंग टू बी योर आंसर, न्यूटन। सिंपल, ठीक है। तो बस 100 बातों की एक बात, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 60, F1 और F2 दोनों ही इक्वल आएंगे क्योंकि दोनों की डिस्टेंस, दोनों पर चार्ज बराबर है। हमें क्या निकालना था, रिजल्ट। तो हमने जो K Q स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, इसको मैंने x मान लिया, क्यों, क्योंकि बार बार मेरे को इतनी बड़ी वैल्यू रखने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। होना वही आंसर वही आएगा। तो x मान लिया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2F1 F2, F1 भी x है, x स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर कितना बनेगा, रूट 3x, x की वैल्यू रख दो, यू विल गेट द आंसर। कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन, दोनों ही नीट और मेंस के लायक। थर्ड क्वेश्चन, मैं चाहता हूं अगर आप कोई भी काम करते हुए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज उस काम को पॉज कर दें, उस काम को ना करें, क्योंकि ये थर्ड क्वेश्चन में आपको बेस्ट कंसेप्ट मिलेगा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने भेजा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है तो डिस्कस करते हैं, फोकस कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को पूरा अपन डिस्कस करेंगे पूरा। क्वेश्चन ऐसे, चार्जेस हैं 2, ये मैंने चार्ज बना दिया। एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है Q, ठीक है। 2 चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं,
ठीक है। टू चार्जेस आर पुट इन अ वैक्यूम, यहां तक बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है एफ। जब दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं तो वैक्यूम में इनके लगने वाला फोर्स है एफ, ठीक है। अब क्वेश्चन में समझो हो क्या रहा है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई है, ये रख दी मैंने। इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी पोजीशन बता नहीं रखी भैया, पहले सुन लो, पोजीशन नहीं बताई, बस ये बता रखा है कि ये चार्ज है, चार्ज को मैंने इसको टच कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा ये चार्ज इग्नोर किया। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी गई है, इस डाइलेक्ट्रिक्स, अच्छा ये दोनों चार्ज जो रखे हुए हैं ना, ये दोनों चार्ज रखे हुए थे डी डिस्टेंस पर, ठीक है। इस जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो खुद की विड्थ है, ये इसकी थिकनेस है, वो है d/3। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो विड्थ है वो है d/3। जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दी जाती है, इन दोनों चार्जेस के बीच में इंसर्ट कर दी जाती है, तो लगने वाला फोर्स की वैल्यू 9F/25 हो जाती है। लगने वाले फोर्स की वैल्यू 9F/25 हो जाती है, मतलब पहले अगर F था तो अब 9/25 हो गया उसका, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह एप्सिलॉन आर है, वह एप्सिलॉन आर है। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पूरा सुन लो एक साथ और कान खोल लो और एक एक बात को सुनते चलो। दो चार्जेस है Q, आइडेंटिकल चार्जेस है दो, ठीक है। इन दोनों चार्जेस, ये दोनों चार्जेस पहले वैक्यूम में रखे गए थे, ठीक है, मतलब कि इनके बीच में मीडियम वैक्यूम था। वैक्यूम में रखने पर इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स था वो F था और डी डिस्टेंस पर रखे गए थे। दे आर पुट इन अ डी डिस्टेंस, बिगिनिंग में डी डिस्टेंस पर रख दिए और इनके ऊपर फोर्स लगा, उसकी वैल्यू F थी। अब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाए और यहाँ इंसर्ट कर दी, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो विड्थ है, जो थिकनेस है, वो d/3 है। तो d/3 होने पर लगने वाला फोर्स जो हो गया वो पहले का 9/25 मतलब कि 9F/25 हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता ही है हर किसी का, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ने एप्सिलॉन आर दी और पूछ रहे हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं आपको कंसेप्ट दूंगा एक एक, अब आपको एक एक लाइन सुननी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके दिमाग में क्वेश्चन करने का कैसा है, आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर हम उसके ऊपर बिल्डअप करने लगते हैं अपना क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको कंसेप्ट देता हूं, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ढंग से ध्यान दो, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर दिस कंसेप्ट। अब ध्यान दो, मैंने यहां पर दो चार्ज बनाए, अभी मैं कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम वैक्यूम है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है 1। डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर वैक्यूम है, सॉरी अगर मीडियम वैक्यूम है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है 1। ये तो हमको ज्ञात है, पता है, ये तो हम इतना तो जानते हैं। फोर्स का फॉर्मूला देखो, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ढंग से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता। क्योंकि मैंने एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या रख दी है 1, क्योंकि अभी बात हो रही है एयर की, तो फर्स्ट कंडीशन में जो फोर्स है वो तो यही है। अच्छा, अगर मैं मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक है Q और Q, अब समझो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं कंप्लीटली मैं फिल कर रहा हूं, कंप्लीटली में, वो ध्यान दो, तुम जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने फिल कर ली है कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली फिल कर दिया मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दो चार्जेस के बीच में कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दी। फोर्स का फॉर्मूला क्या बनाते, वही एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर।
फोर्स का फॉर्मूला क्या बनाते, आप क्या बनाते, ध्यान दो, आप बनाते F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यस और नॉट। ये फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये आपके मीडियम की बात होगी। तो मीडियम में मैं इस फोर्स को और कैसे लिख सकता हूं, मीडियम में मैं इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूं, आप उस पर ध्यान देना, वही सबसे मेन है। एफ एम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r रूट एप्सिलॉन r का स्क्वायर। बस आप तो इस पे ध्यान दे दो कि मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर ही रहेगा, क्यू स्क्वायर। अब देखो r स्क्वायर और एप्सिलॉन r का लिखा है मैंने, r रूट एप्सिलॉन r का स्क्वायर, तो यहां ओपन करके क्या मिलेगा, r स्क्वायर और एप्सिलॉन r। तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम ही तो है, लेकिन मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां पर डिस्टेंस को, कुछ जो डिस्टेंस है उसको एप्सिलॉन r की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर ऐसे। तो अब आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, जब भी आपको कोई डिस्टेंस गिवन हो, किसकी विड्थ गिवन हो, किसकी, किसी भी डायलेक्ट्रिक की, तो उस डायलेक्ट्रिक को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, r मतलब कि अगर मान लो मैंने r मान लिया पे ना, चलो कोई नहीं, r है तो r, वैसे मैंने यहाँ पे d मान रखी थी, तो अगर इसको मैं r कर देता हूँ, बात हुई ठीक है। तो r क्यू स्क्वायर बाई r, बात हुई। तो कंसेप्ट क्या रहा, r डिस्टेंस और रूट एप्सिलॉन r, मतलब कि मैं डिस्टेंस को इस टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। किसकी, अगर मैं कोई डायरेक्ट्रिक स्लैब को रखता हूँ, किसी डायरेक्ट्रिक को रखता हूँ, ठीक है। अब बात ये है कि मैंने ये लॉजिक, अभी मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर शुरू नहीं किया, मैंने अभी आपको केवल एक कंसेप्ट गिवन किया है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन चलेगा कैसे, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस काम में आएगी, ये वाली डिस्टेंस को मैं इसी फॉर्म में लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगर मैं देखूं तो टोटल डिस्टेंस तो है d, ठीक है। एक चार्ज यहां पुट है, एक चार्ज यहां पुट है, तो मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं चाहिए, मेरे को पहुंचना तो यहीं पर है। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, d माइनस d/3। क्या मैं इसको d माइनस d/3 लिख सकता हूं। और इस वाली छोटी सी डिस्टेंस को मैं कैसे लिख सकता हूं, अभी अभी क्या बताया मैंने, मैं इस वाली डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं ताकि एप्सिलॉन r यूज में आ जाए। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया आप डिस्टेंस ले लो, मतलब कि विड्थ ले लो, और एप्सिलॉन r ले लो। यहां पर क्या है, यहां पर है d/3 और क्या है, एप्सिलॉन r ही है। तो इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन r को यूज में लेते हुए अगर मैं ये डिस्टेंस लिखूंगा तो मैं d/3 और एप्सिलॉन r भी लिख सकता हूं ताकि मेरा ये एप्सिलॉन r यूज हो सके। तो मैंने अब यहां पर जब डिस्टेंस लिखूंगा तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, वो डिस्टेंस मैं लिख सकता हूं d/3 और एप्सिलॉन r, ठीक है। तो बस यही मेन कंसेप्ट है, ये अगर अपन ने पकड़ लिया। वैसे तो इसको देखो फॉर्मूले की टर्म में गिवन किया जाता है कि यार उसकी विड्थ ले लो और क्या ले लो, एप्सिलॉन r ले लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये बना कैसे, ये आया कैसे, ठीक है। तो अब अपने पास क्या बनेगा, फॉर्मूला। तो पहले अपन बात करते हैं एयर की। तो एयर के लिए जो फॉर्मूला था वो वही था, k q स्क्वायर अपॉन, एयर में तो सिंपल d स्क्वायर,
इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो, ठीक है। अब मेरे पास देखो डिस्टेंस आ गई है। अब मैं बात करता हूँ एफ, ये तो चलो एफ लो, एफ मीडियम। एफ मीडियम में कैसे लिखोगे, के क्यू स्क्वायर, ध्यान दो यही गेम असली, यहां से लेके चार्ज के डिस्टेंस यहां तक है टोटल, तो डी माइनस डी बाई थ्री प्लस ये वाली वैल्यू और इसका स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा मैं, डी माइनस डी बाई थ्री, डी माइनस डी बाई थ्री प्लस डी बाई थ्री रूट एप्सिलॉन आर और इसका पूरे का स्क्वायर। बस आपको यही चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमने किया है वो कैसे किया है, तो मैंने आपको पूरा बता दिया। देखो समझना, वो अगर ये मान लो ये स्लैब कंप्लीटली इसमें भरी होती, कंप्लीटली ऐसे रखी होती, तो आप क्या लिखते, आप लिखते डी और रूट एप्सिलॉन आर, आप क्या लिखते डी और रूट एप्सिलॉन आर। लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली फिल तो है नहीं, पार्शियली फिल है, तो पार्शियली फिल है तो जितनी इसकी थिकनेस है, फॉर्मूला कुछ ऐसे गिवन किया जाता है कि जो आपकी टी होती है इसकी थिकनेस वो, और जो इसका के होता है या फिर इसको एप्सिलॉन आर लिखते हैं अपन एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला गिवन किया जाता है कि ऐसे इसको याद कर लो। तो याद नहीं करना है, मैंने आपको उसका रीजन दे दिया है कि इसकी जितनी थिकनेस है वो डी बाई थ्री है और ये क्या है रूट एप्सिलॉन आर, क्योंकि हमें इसको यूज में लेना है। तो अब अपने पास ये एफ एम बन गया, अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो एफ एम मतलब कि मीडियम डायरेक्ट्रिक, के क्यू स्क्वायर, ध्यान दीजिए डी माइनस डी बाई टी, थ्री डी माइनस डी तो कितना बन जाएगा, टू डी बाई थ्री, टू डी बाई थ्री प्लस डी बाई थ्री एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, के स्क्वायर अपन टू डी बाई थ्री, यहाँ से सॉल्व करके टू डी बाई थ्री प्लस डी बाई थ्री रूट एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास एफ, ठीक है। अब मैं डायग्राम बता रहा हूँ कि मेरे को स्पेस होगी, अब पूरा कैलकुलेशन चलेगा इसका, ठीक है। अब अपन को क्या दे रखा था, हमने दे रखा था एफ एम इक्वल्स टू 9/25 एफ, यही तो था। तो अगर मैं एफ एम बाई एफ निकाल लूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या आएगा 9/25। इसका मतलब मैं एफ एम बाई एफ कर दूं, तो एफ एम तो मेरे पास ये है और एफ मेरे पास ये है, तो एफ एम बाई एफ कर दे अपन, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी 9/25 के इक्वल, ठीक है। तो एफ एम बाई एफ 9/25, तो एफ एम अपने पास ये है, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर एफ एम इक्वल्स टू क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d अपॉन 3 प्लस d बाई 3 एप्सिलॉन आर, और इसका मैं कर देता हूँ स्क्वायर मल्टीप्लाई में एफ एम बाई एफ, एफ ये है, तो यहाँ पर क्या आएगा डी स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास अपने एफ एम बाई एफ कर दिया, तो यहाँ लिख देते हैं अपन ये वाली वैल्यू अपने पास है एफ एम अपॉन एफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, क्या कैंसिल हो रहा है, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर तो डी स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 2d बाई 3 प्लस डी बाई 3 रूट एप्सिलॉन आर, ठीक है। कैलकुलेशन चलेगी, आप एक बार इसको देख लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा। बस हमने एफ एम की वैल्यू ये है, एफ की वैल्यू ये है, साथ वगैरह के क्यू स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल होगा, और एफ एम बाई एफ अपन को 9/25 दे रखा है, वो अपन रख देंगे। मैं इसको हटाता हूँ, अब ध्यान दीजिए, यहाँ बनेगा एफ एम बाई एफ इक्वल्स टू, यहाँ बनेगा डी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2d अपॉन 3 प्लस d बाई 3 एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। डी एक एक उसका कैंसिल, डी स्क्वायर और नीचे की वैल्यू एज इट इज हटाइए। ये वाली वैल्यू है कितनी अपने पास
9/25, यही है ना, ठीक है। अब देखो डी स्क्वायर, क्या करें, डी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जैसे ही डी स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ से जो डी कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 2/3 प्लस 1 स्क्वायर लिख लो, रूट एप्सिलॉन r/3 स्क्वायर। यहाँ से डी कॉमन लोगे तो स्क्वायर है तो डी स्क्वायर बाहर आएगा, डी कॉमन लोगे तो डी स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ बचेगा 1 एप्सिलॉन रूट एप्सिलॉन r/3 और स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ डी स्क्वायर से डी स्क्वायर हटाओ तो यहाँ अपना कितना चल रहा है 9/25, ठीक है। अब कितना बचा देखो समझो, यहाँ पर अगर मैं 3 लूँ एलसीएम, क्योंकि यहाँ तो हो गया 1, अगर मैं 3 एलसीएम लूँ तो 3 का क्या है स्क्वायर, तो कितना जाएगा ऊपर 9, तो अपना आंसर पे पहुंचने पर 9/2 प्लस एप्सिलॉन r, और इसका है अपने पास स्क्वायर, इसको समझ लेना बस, और 9/25 चल रहा है। देखो यहां से एलसीएम लिया 3 का स्क्वायर 9 का जाएगा अबोव, यहाँ बचेगा 2 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर है अपने पास ये रहा, तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पे भी 9 से 9 कैंसिल, हटाइए, इसका मतलब 2 प्लस रूट एप्सिलॉन r का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो इक्वेशन बनी 2 प्लस एप्सिलॉन r का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इक्वेशन बनी 2 प्लस रूट एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 5, स्क्वायर को यहाँ भेजोगे रूट हो जाएगा 5, ठीक है। स्टेप दिख रहे हैं सारे, रूट एप्सिलॉन अपने पास रखिए, कितना हो जाएगा रूट एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 5 माइनस 2, रूट एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 3, एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 9 इज गोइंग टू बी योर आंसर। लगी मेहनत, लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये नीट और मेंस के ही लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो नीट और मेंस के हैं वो आगे भी हम कराते रहेंगे, कंसेप्ट आपको देते रहेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आपको इसी चैनल पे बोर्ड की भी तैयारी होगी, मेंस की और नीट की सबकी तैयारी होगी, ठीक है। फिजिक्स से रिलेटेड सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट है तो डू कमेंट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डीप पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।